ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत की कानून प्रणाली में नए आपराधिक कानूनों के महत्व और कार्यान्वयन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर और उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। नए भारत की बुलंद तस्वीर को और प्रभावी बनाने में नए आपराधिक कानूनों की भूमिका अब तक बेहद सराहनीय रही है। इन बदलावों ने इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023, 1898 में बने सीआरपीसी की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 प्रभावी हो गई है। इन परिवर्तनों से करोड़ों लोगों को राहत है और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी के साथ पारदर्शिता भी आई है। यूं तो पूरे देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, लेकिन चंडीगढ़ पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहां नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू होने के साथ इनका सफल क्रियान्वयन भी हो रहा है। चंडीगढ़ में कैसे लागू हुए ये कानून, कितनी चुनौतियां आईं और किस तरीके से जनता को लाभ हो रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब जुलाई से ये कानून प्रभावी हुए और चंडीगढ़ में जब आप पर जिम्मेदारी थी प्रशासन के प्रतिनिधि होने के नाते कि इनको लागू करना है, तो शुरू से लेकर अब तक किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। पिछले साल दिसंबर में तीनों कानून भारत की पार्लियामेंट में पास किए गए। उसके बाद क्योंकि पता था कि जल्द ही लागू हो जाएंगे, चंडीगढ़ प्रशासन ने और चंडीगढ़ पुलिस ने इसकी तरफ तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने अपने सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, ऑफिसर्स में पुलिस ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर्स, फॉरेंसिक ऑफिसर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके बाद कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इक्विपमेंट चाहिए था, उसका भी एनालिसिस किया गया और अपने आप को सक्षम बनाया गया। 1 जुलाई 2024 जब पूरे देश में ये कानून लागू हुए, तब तक हम अपनी पूरी होमवर्क कर चुके थे और जैसे ही लागू हुए तो नए कानूनों में दिए गए सब प्रोविजंस को हमने लागू कर दिया। इसमें चैलेंज मल्टीफेसेटेड थे और बहुत तरह के हमें चैलेंजेस आए। सबसे पहले तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो सालों से, पिछले 77 साल से पुराने कानूनों में काम करते आ रहे थे, उनको नए कानूनों की नॉलेज देना, वो ट्रेनिंग से हो गई। उसके बाद उनका माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि पहले के कानूनों और अब के कानूनों में फर्क बहुत है। नए कानून विक्टिम जस्टिस पर बहुत ध्यान देते हैं, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल पर ध्यान देते हैं। विक्टिम्स के साथ साथ दोषियों के भी हक हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के भी हक हैं। तो माइंडसेट चेंज करना भी एक बड़ा चैलेंज था, जिसमें हमने अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अपने ऑफिसर्स के लिए करवाए। उसके बाद बाकी सब डिपार्टमेंट से सीमलेस कोऑर्डिनेशन, जैसे पुलिस के साथ साथ हॉस्पिटल, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स, प्रिजन और फोरेंसिक डिपार्टमेंट, इन सब से कोऑर्डिनेशन करके इन सबको साथ में लेकर, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी जरूरी स्तंभ है और जब तक सब साथ में ना काम करें, ये कानून अच्छी तरह लागू नहीं हो सकते और इनको वेटरन स्पिरिट में लागू नहीं किया जा सकता था। तो इन सबको साथ में लाना और अच्छी तरह से इसका क्रियान्वयन करना, वो भी एक बड़ा चैलेंज था, जो कि हमें सभी डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी कोऑपरेशन मिली और हम कर पाए। आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इससे पहले जो भारतीय दंड संहिता चल रही थी और उसके जो प्रावधान थे, उसमें भी आपने बहुत समय तक काम किया प्रशासनिक स्तर पर, और अब जब ये बदलाव हुए हैं, दोनों में आपको किस तरह का बदलाव नजर आता है? अगर हम जनता की बात करें, चूंकि सरकार और प्रशासन की कोशिश इन बदलावों के माध्यम से यही है कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए और खासकर जनता को लाभ हो, तो किस तरह के बदलाव को आप देख रही हैं? अभी थोड़ा समय ही हुआ है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? जी देखिए, जो नए कानून आए हैं उनका मकसद यही था कि जो सदियों से 19वीं सदी के कानून जो बहुत सालों से भारत में चले आ रहे थे, जो अंग्रेजों की संसद में पारित किए गए थे और उन्होंने ही लागू किए थे, उसका मकसद ही यही था कि अंग्रेज राज भारत पर बना रहे। तो जो अब हमने अपने नए कानून लागू किए हैं, भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं, भारत की संसद द्वारा पारित किए गए हैं, ये कानून जाहिर तौर पर इनका मकसद है हमारे अपने सिटीजन्स को
एक्सेस टू जस्टिस देना और इक्वल एक्सेस देना। इनमें मैं बताना चाहूंगी कि अगर एक एक करके चेंजेस हम गिनने लगे तो बहुत हो जाएंगे, क्योंकि एक तरह से एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जितने बदलाव इन कानूनों में लाए गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ बताना चाहूंगी। जैसे ही हमें कोई सूचना मिलती है, किसी क्राइम की सूचना मिलती है, पहले उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं ले सकते थे। हम उसको एक तरह से चिट्ठी की फॉर्म में लेते थे या ओरल कम्युनिकेशन से लेते थे। अब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं। उसके बाद उस कंप्लेंट पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए हमारे पास 14 ही दिन का समय है। पहले ऐसी कोई समय सीमा पुलिस पर नहीं थी, और जैसे कि पुलिस पिटीशंस लंबे लंबे समय तक, कई बार दिन, महीनों, सालों तक लंबित पड़ी रहती थी। इसके बाद विक्टिम्स के लिए, जो कंप्लेनेंट है, उनके लिए बहुत सुविधाएं दी गई हैं। एफआईआर की कॉपी फ्री मिलेगी, चार्जशीट की कॉपी भी फ्री मिलेगी, और 90 दिन के अंदर अंदर विक्टिम को यह बताना होगा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस क्या है, ताकि उनको बार बार खुद थाने के चक्कर ना करने पड़े। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको खुद बताएंगे। तो ऐसे और भी प्रावधान है अरेस्टेड पर्संस के लिए। उनके परिवारजनों को ये बताना कि आपके हमने फैमिली मेंबर को गिरफ्तार किया है, उनको इंटीमेट करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की मेडिकल जांच कराना, उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश कराना, ये कुछ गिरफ्तार व्यक्तियों के हक है। इसके अलावा रेप और पॉक्सो केसेस के विक्टिम्स, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, उसमें भी इन कानूनों ने बहुत से प्रावधान दिए हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पे तो एक अलग से भारतीय न्याय संहिता में अलग से चैप्टर बना दिया गया है, ताकि उसमें अलग अलग तरह के ऑफेंसेस डिफाइन किए जा सके। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसके लिए अलग प्रोसीजर बताया गया है। कोई भी रेप और पॉक्सो केस सब 60 दिन से ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। नए कानूनों में जो बदलाव हुए हैं, आपने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की, उनमें सबसे अहम डिजिटल बदलाव हैं। अब ई साक्ष्य ऐप को शामिल किया गया है और उसके तहत भी कई प्रावधान किए गए हैं। और आप जैसा बता रही थी कि डिजिटल गवाही भी हो रही है, या जो डिजिटल एविडेंस पेश किए जा रहे हैं। किस तरीके से बदलाव देखती हैं सामाजिक स्तर पर और फिर कानूनी स्तर पर? अगर हम बात करें कि जो लोग मुकदमे में शामिल होते हैं, उनको कितनी राहत मिल रही है इससे? देखिए, डिजिटाइजेशन पे बहुत जोर दिया गया है सारे नए कानूनों में। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज करने का प्रावधान है। डिजिटाइजेशन का फायदा ये है कि उसमें बदलाव या चेंजेस किसी की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं कर सकते। सबसे पहले ई साक्ष्य ऐप, जो पुलिस के हर सर्च और सीजर प्रोसेस को रिकॉर्ड करती है, उससे ये इंश्योर किया गया है कि पुलिस अब किसी को भी झूठे केस में फंसा नहीं पाएगी। किसी भी तरह का इल्जाम पुलिस पर नहीं लग पाएगा कि किसी पे झूठा केस कर दिया है, क्योंकि जो भी सर्च और जो भी जब्ती हो रही है उसका टाइम और जीपीएस स्टैंप उस पे उसी वक्त लग जाएगा, सर्वर पर स्टोर हो जाएगा, डिजी लॉकर पर चला जाएगा। इसके अलावा और भी कई डिजिटल इनिशिएटिव जो लिए गए हैं। सबसे पहले न्याय सेतु है। न्याय सेतु का मतलब है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी पिलर्स, हॉस्पिटल, फोरेंसिक, कोर्ट, प्रिजन्स, पुलिस और प्रोसिक्यूशन, इन सबको एक सेतु के माध्यम से जोड़ा गया है। जैसे एक सेतु है, उसमें जो भी इनके अपने इंडिविजुअल पोर्टल्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा न्याय श्रुति प्लेटफॉर्म है, जिससे आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभ वीसी के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। जैसे ही कोर्ट समन निकालेगी तो सभी वीसी पे ही अब ट्रायल होने मुमकिन हो पाएंगे। ये पिछले जुलाई के बाद से अगर हम कहें कि जो डिजिटल एविडेंस को और ज्यादा प्रभावी बनाया गया है, कोई ऐसा एक आप उदाहरण हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी जिससे कि डिजिटल एविडेंस के जरिए उसमें न्यायिक प्रक्रिया में या तो तेजी आई, या फिर जिन्होंने केस फाइल किया था उनको ज्यादा राहत मिल सकी इसके जरिए? जी, ऐसे बहुत से केस हैं हमारे चंडीगढ़ में ही, जो 1 जुलाई 2024 के बाद हर केस में अब हम साक्ष्य जो है डिजिटली कैप्चर कर रहे हैं। 2 केसों में हाल ही में कन्विक्शन भी आ गई है, पर कम समय में कन्विक्शन भी आनी शुरू हो गई हैं। एक स्नैचिंग का केस था। स्नैचिंग, जैसे कि हम जानते हैं, स्ट्रीट क्राइम है और लोगों को बहुत प्रभावित करता है, डायरेक्टली प्रभावित करता है। उसमें एक केस में स्नैचिंग का केस था, उसमें रिकवरी की गई, अरेस्ट किया गया, और जब रिकवरी कर रहे थे तो उसकी ई साक्ष्य ऐप पर वीडियोग्राफी भी की गई। परिणाम स्वरूप उसकी 21 दिन के अंदर अंदर ही हमारे पास कन्विक्शन आ गई और दोषी को सजा हो गई। 21 दिन में दोषी को सजा होना एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि पहले 21 दिन में कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं होती थी। अब एफआईआर होकर, इन्वेस्टिगेशन होकर, ट्रायल शुरू होकर, ट्रायल समाप्त भी हो गया, सजा भी हो गई, तो लोगों के लिए बहुत ही त्वरित न्याय अब मिल पाएगा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए आपराधिक कानून नए भारत की बुलंद तस्वीर में एक नया अध्याय जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर
सभी देशवासियों को भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता के लागू होने की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे जी। आशीष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा चर्चा का विषय यही है कि जो नए आपराधिक कानून भारत में लागू हुए हैं वो कितने प्रभावी साबित हुए हैं। चूंकि अभी थोड़ा ही समय हुआ है, आपका क्या अनुभव कहता है? चूंकि जो आरोपी पक्ष है या फिर जो न्याय की दरकार कर रहा है, दोनों से ही आपका वास्ता पड़ता है। जो पुराने कानून थे और जो नए कानून आए हैं, उन दोनों में किस तरह का फर्क आप देखते हैं जनता के नजरिए से कि उनको कितना लाभ हो रहा है? इन कानूनों में जो महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आप देखिए, सबसे पहले आजकल हम बात करते हैं जिसका कि बहुत ही एक प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है आज की डेट में, वो है ई कोर्ट्स की अवधारणा को किस तरीके से इन कानूनों में अडॉप्ट किया गया है। आज की डेट में स्पेशली पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, और अगर कोर्ट्स इस ऑनलाइन व्यवस्था को अडॉप्ट नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी की जो रेस है उसमें हम पीछे रह जाते हैं। और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो जाता है तो जो एक आक्षेप लगते रहे हैं भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, यहाँ पर तारीख ही मिलती है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। तो ये नए जो कानून लाए गए हैं उसमें एक प्रावधान किया गया है कि वेरियस स्टेजेस जो हैं आपकी क्रिमिनल ट्रायल की, उसको ऑनलाइन मीडियम से कंक्लूड किया जा सकता है। इससे काफी हम देख रहे हैं कि हेल्प मिल रही है, खासकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में बहुत ही आसानी हो रही है। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी 2-3 महीने पहले ही कुछ नए एप्स भी लॉन्च किए गए थे होम मिनिस्ट्री की तरफ से। इस चीज को तो प्रैक्टिकली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कहीं ना कहीं न्याय मिलने की जो प्रोसेस है, देखिए इस चीज को भी समझना होगा। अभी चूंकि 5 महीने ही हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रायल्स कंक्लूड हो गए हैं, लेकिन पहले जितना समय लग रहा था, जुलाई के बाद जो एफआईआर लॉन्च हुई है या 1 जुलाई से जो लॉन्च हुई है, उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है, उनका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उनमें चार्जशीट फाइल हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं तेजी आई है और इस चीज को धरातल पर महसूस किया जा रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इसमें बदलाव आया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक जीरो एफआईआर की जो अवधारणा थी, जो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से उस पर सहमत थी, लेकिन उसका एक प्रावधान ना होने की वजह से उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही थी और काफी ज्यादा इस तरीके के आक्षेप लगते थे कि पुलिस जुरिसडिक्शनल इश्यूज को एक पॉइंट बनाते हुए एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देती है। जीरो एफआईआर का प्रावधान बीएनएसएस में आने के बाद अब ये एक तरीके से मैंडेटरी हो गया है पुलिस ऑफिसर्स के लिए कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन, अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई भी जानकारी मिलती है तो आपको उसको एफआईआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कंसर्न जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन को उसको भेजना पड़ेगा। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण बिंदु मैं जरूर इस स्टेज पर उठाना चाहूंगा, जिस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंस को महत्व दिया गया इन नए कानूनों में, उसका भी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। जहां भी सजा का प्रावधान 7 साल या इससे ज्यादा होता है, वहां पर फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम होते हुए देख रहे हैं और हमारा विश्वास है कि आगे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, एक स्पीडियर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक हमने सपना देखा है इन कानूनों को लाने के पीछे, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। जी। एडवोकेट आशीष, आपका लंबा अनुभव रहा है न्यायालय में मुकदमों को लेकर। इस नए कानून में एक अहम बिंदु है कि 3 वर्ष के भीतर भीतर किसी भी मुकदमे को समाप्त करना है, यानी उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब तक बहुत सारे हमने मामले देखे कि कई वर्षों तक चलते रहते हैं। ये जो मामला है, इसको लेकर क्या कोर्ट में भी थोड़े बदलाव होंगे? तारीखें नजदीक पड़ने लगेंगी? किस तरीके से ये 3 वर्ष में किसी भी मामले को समाप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई है? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है।
लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से तभी मिल पाएगा जब हम पहले 3 वर्षों को कंक्लूड कर लेंगे। देखिए, मैंने इस चीज को उठाया कि हमने 3 सालों में एक न्याय व्यवस्था, एक पूरी जो जुडिशियल प्रोसेस है वो कंक्लूड करने की टाइमलाइन एक सेट कर दी है। लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये एक आइडियल सिचुएशन है जो कि ये लॉज, नए क्रिमिनल लॉज इसको एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोसीजरल स्टेप्स होते हैं जहां पर शायद हो सकता है कि इतना त्वरित न्याय ना मिल पाए, लेकिन फिर भी चूंकि अभी केवल 5 महीने बीते हैं 1 जुलाई से अगर हम काउंट करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से तेजी आई है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल फाइनल या तो कन्विक्शन में कल्मिनेट होता है या एक्विटल में कंक्लूड होता है। वहां से फर्दर आगे किस तरीके से चीजें इंप्लीमेंट होंगी अपीलेट साइड पर, ये देखने की बात होगी। लेकिन इन कानूनों में जो प्रावधान किए गए हैं इनिशियल फेज में, मैं इस चीज को, चूंकि हम लोग इसको इंप्लीमेंट होते देख रहे हैं, तो इनिशियल फेज में जो तेजी आई है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है कि जो अपीलेट साइड पर जो डिले होते थे शायद उसको भी कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं हमको मदद मिलेगी। आशीष जी, एक अंत में बहुत संक्षेप में आपसे ये समझना चाहेंगे, जो व्यक्ति ये कार्यक्रम गांव में सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा तकनीकी पहलू और बहुत ज्यादा धाराओं के बारे में उनको समझ नहीं होती, वो जानना भी नहीं चाहते, उनका मोटे तौर पर ये समझना होता है कि जो नए कानून आए हैं क्या उससे अपराधियों पर दबिश ज्यादा बढ़ेगी, उन पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है या नहीं? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। नए कानूनों का कहीं ना कहीं असर ग्राउंड पर दिखाई पड़ा, और मैं बड़ी एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हमने 0 FIR की बात करी, हमने इन कानूनों में एक नया प्रावधान आया है EFIR का। ये 2 ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से बहुत सारे अपराध है जो कहीं ना कहीं आम जनता जिसको पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर पाती थी इन अपराधों को, या किसी वजह से पुलिस थाने में जाने में संकोच करती थी, जैसे बहुत सारे अपराध होते हैं और व्यक्ति हिचकता है कि उसको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं तो क्या मुझको प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आज की डेट में हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस बात का प्रोविजन इन कानूनों में रखा गया है कि आप मोबाइल फोन के माध्यम से भी पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर 2 थानों की सीमाएं मिलती हैं और अपराधी एक जगह पर क्राइम करने के बाद दूसरी जगह पर चले जाते हैं कहीं ना कहीं अपने पकड़े जाने को अवॉइड करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस में इन प्रोविजंस का इम्प्लीमेंटेशन होने से इन अपराधों पर रोक लगेगी। और अपराधियों के बीच में भी ये मैसेज गया है कि आप अगर अपराध करते हैं तो आप कहीं एक सीमा से दूसरी सीमा पर जाने से बच नहीं सकते। केवल जो भी विक्टिम है उसको पुलिस को क्राइम को रिपोर्ट करना है, और उसके लिए भी अब उसको व्यक्तिगत रूप से थाने पर जाने की जरूरत नहीं है, वो काम एक मोबाइल फोन के माध्यम से भी किया जा सकता है। वापस हम लौटते हैं कमरदीप कौर की तरफ। मैम, आपसे बहुत रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चीजों के बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे। कहीं दुर्घटना होती है और उसके बाद एक पब्लिक परसेप्शन है कि अगर मैं पुलिस को कॉल करके बताऊं कि ये दुर्घटना हो गई है तो उस पूरी जांच में मुझे सहयोग करना पड़ेगा, हो सकता है कि मैं शहर से बाहर रहूं, मुझे अदालती प्रक्रिया का भी हिस्सा बनाया जा सकता है, और ऐसी सोच के साथ कई बार लोग आगे नहीं आते। इसमें सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बदलाव भी किया है। क्या नए कानून में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिससे कि लोग ज्यादा आगे आकर पुलिस को इसकी सूचना दे सकें? जी बिल्कुल, नए कानूनों में जैसे कि हम जानते हैं कि 112 हेल्पलाइन एक अब नेशन वाइड इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की हेल्पलाइन है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी हेल्पलाइन पर फोन करके इन्फॉर्म करता है पुलिस को, या कोई भी व्यक्ति आई विटनेस है, तो उसको पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि वो व्यक्ति विलिंग नहीं है तो उसको गवाह नहीं बनाया जाएगा। परंतु हम ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि नए कानून में ऐसे प्रावधान है कि अब बिना डर से कोई भी गवाही टेस्टिमोनी दे पाएगा। मिसाल के तौर पर यदि कोई गवाह जिसके सामने कोई क्राइम हुआ है और उसको गवाह बनकर पुलिस को मदद करनी है और उसको ये डर है कि उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के जरिए उसको सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में उसकी सीक्रेट टेस्टिमोनी यानी कि गुप्त रखकर उसके बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, ताकि किसी को पता ना चल सके। और यदि बहुत ही एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, जैसे रेप के केस, पॉक्सो के केस जिसमें पीड़ित महिला है, उसके आइडेंटिटी चेंज की भी प्रोविजन है, तो गवाहों की सुरक्षा के लिए बहुत प्रावधान किए गए हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि अगर अब कोई गवाह बनता है तो उसको बार बार कोर्ट में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ वीसी के माध्यम से हो गया है। उसकी टेस्टिमनी भी वीसी के माध्यम से आराम से कर दी जाएगी। ये भी प्रावधान कि 2 से ज्यादा बार एडजर्नमेंट नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो गवाह अब आज हमारा आई विटनेस है उसको अगले 10 साल तक गवाही देनी पड़ेगी। कुछ ही महीनों में उसकी गवाही आ जाएगी और एक बार गवाही देकर त्वरित न्याय वहां पे मिलेगा और गवाह को भी हैरेसमेंट नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपने इसी चर्चा के दौरान एक चीज का और जिक्र किया कि जिस आरोपी को पकड़ा जाता है उसके परिवार को भी जानकारी दी जाती है और उसके पसंद के व्यक्ति को जानकारी देने का प्रावधान है, वो जिसे सूचित करना चाहता है कि इस समय पुलिस ने मुझे पकड़ा है। ऐसे में कोई ऐसा अनुभव कि आपने रात में कोई पेट्रोलिंग कर रही हो और किसी को पकड़ा हो और किसी व्यक्ति को ने अपने परिवार के या मित्रों को फोन कराया है और फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्योंकि बात तो शुरुआत पुलिस की ही करनी होती है, फिर आप उनसे बात कराती होंगी। जी देखिए, नए कानूनों में जैसे मैंने कहा कि जिम्मेवारी है पुलिस की कि जिसको अरेस्ट करे उसके परिवारजनों को बताया जा सके। परिवारजन को बताने से फायदा ये रहता है कि उनको थाने में बुला लिया जाता है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसके बारे में उन्हें बताया जाता है। नए कानूनों में ये भी प्रावधान है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को फ्री लीगल एड के बारे में भी बताना होता है। कभी कभी कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको फ्री लीगल सहायता भी दी जाती है। इसमें उसके परिवार मेंबर जाके आगे की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, सहायक बन सकते हैं। इसलिए परिवार को भी बताया जाता है ताकि उसको जस्टिस मिल सके और किसी भी एंगल से अगर हम किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो अभी दोषी नहीं हुआ, उसको भी अपने अधिकार का, अपने गवाह रखने का या अपने तरफ से केस की पैरवी करने का पूरा हक है। इसलिए उसके परिवार को भी शामिल किया जाता है। डिजिटल साक्ष्यों की तरफ एक बार फिर लौटे मैम, तो एक सवाल ये भी उभरता है कि अगर कोई व्यक्ति आकर आपके पास प्राथमिकी दर्ज कराता है और उसके पास पहले से कोई वीडियो है या फोटो है जो कि उसके सपोर्टिव एविडेंस के तौर पर है, पुलिस ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, पुलिस ने कैप्चर नहीं किया है, वो कितना मान्य है और उसके लिए क्या पैरामीटर्स तय किए गए हैं इन कानूनों में? जी देखिए, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है जो इंडियन एविडेंस एक्ट को एक तरह से रिप्लेस करते हैं, उसमें किसी भी तरह के डिजिटल डॉक्यूमेंट या डिजिटल फाइल को भी मान्यता दी गई है। चाहे वो पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं की है, यदि हम किसी और सोर्स से वो भी डिजिटल हमें फाइल मिल रही है, उसको वेरिफिकेशन के लिए एक माध्यम बनाया गया है। 63 सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है ओनर ऑफ द डिजिटल प्रॉपर्टी से, ताकि उसको कोर्ट में जाकर मान्यता मिल सके। तो किसी भी तरह की डिजिटल चैट, सीसीटीवी फुटेज, कोई फोन में बनाई गई वीडियो, सबको ही मान्यता दी गई है और किसी भी तरह का हम डिजिटल सबूत अब पेश कर सकते हैं। क्या कोई बुजुर्गों के लिए भी इसमें कोई ऐसा प्रावधान है जिससे कि उनको थाने आने की जरूरत न पड़े? क्योंकि बुजुर्गों को हमने देखा है कि कई बार परेशानी में होते हैं और सिर्फ ये सोचकर आगे नहीं बढ़ते कि अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, कितने थाने के चक्कर लगाएंगे। तो क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल, ऐसे प्रावधान सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो 60 साल से ऊपर या सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी किए गए हैं। किसी सीनियर सिटीजन को अरेस्ट करने के लिए भी हमें अब जो पेटी केसेस हैं उसमें किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को डीएसपी से इजाजत लेने की जरूरत है। तो ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि ब्लाइंडली कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी वीकर सेक्शन पे वो ना कर पाए, जबरदस्ती ना कर पाए और सीनियर अफसरों के ध्यान में रहकर ही ऐसी कार्रवाई की जाए, इसको सुनिश्चित किया गया है। अगर बदलावों की बात करें तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो विशेष तरह के प्रावधान किए गए हैं, उससे आपको क्या लगता है कि एक तरफ महिला सशक्तिकरण की तरफ ये देश आगे बढ़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है सरकार का, हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक बेटियां भारत का नाम रोशन कर रही हैं, इन कानूनों से उन्हें और कितना सशक्त किया गया है? देखिए, हमारे कानूनों का मकसद ये है कि कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है तो वो निडर होकर जा सके। यदि भगवान ना करे कोई उसके साथ दुष्कर्म क्राइम हो जाए तो उसमें उसे त्वरित न्याय मिल सके। फास्ट इन्वेस्टिगेशन और फास्ट ट्रायल, ये दोनों इस कानूनों के मकसद हैं और हर चीज के लिए, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए समय सीमाएं तय की गई हैं, पुलिस के लिए भी और कोर्ट के लिए भी, ताकि महिलाओं और बच्चों को ये ना सोचना पड़े कि पता नहीं कब न्याय मिलेगा। वकीलों के, कोर्ट के या फिर पुलिस थाने के चक्कर ना काटने पड़े। इसमें टाइम टू टाइम अपडेशन का भी प्रोसीजर है और पुलिस को जिम्मेवारी दी गई है कि टाइमली इसको चार्जशीट कर कोर्ट में भेजा जाए। इससे बहुत सुविधा मिली है। चंडीगढ़ में कोई भी 2024 में कोई भी ऐसा केस नहीं है जो 60 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट ना भेजा गया हो। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें
तो जब से ये कानून लागू हुए हैं, नए कानून, तो पिछले जुलाई के बाद से आपका अनुभव क्या कहता है कि लोग ज्यादा संख्या में आगे आकर मामले को थाने तक पहुंचा रहे हैं? चूंकि भारत में ये बहुत बड़ा परसेप्शन है कि जितने तादाद में अपराध होते हैं उसका एक बहुत सर्टेन परसेंटेज ही लोग आकर बताते हैं या वो सामने आता है। तो क्या इन कानूनों के बदलाव होने से लोगों में जागरूकता आप देख रही हैं कि जो परेशानी वो झेल रहे हैं या उनको सताया जा रहा है या अलग अलग तरीकों से उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो आगे आ रहे हैं और अपनी बात पुलिस थाने तक बता रहे हैं, चाहे वो फोन कॉल के जरिए हो या फिजिकल हो? जी, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमें 14 एफआईआर हमने दर्ज कर दी हैं। लोगों को इसके बारे में पता लग रहा है कि किसी भी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। बल्कि अब हम पुलिस डिपार्टमेंट आगे होकर खुद ही लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हमने पिछले 6 महीनों में हजारों लोगों को इसके बारे में अवेयर किया है। गर्ल्स कॉलेजेस में, स्कूलों में जाकर अपना स्टेक होल्डर्स के साथ, वकीलों के साथ मिलकर, बार एसोसिएशन के साथ मिलकर एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके फायदों के बारे में पता चल सके, अपने राइट्स के बारे में पता चल सके, ताकि उन्हें एक्सरसाइज भी कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस इन कानूनों की हमारा लक्ष्य है ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सके। सब लोग इसका फायदा उठा सके। और गृह मंत्री अमित शाह ने कल चंडीगढ़ में जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यक्रम था उसमें उन्होंने यही कहा कि इन नए कानूनों का जो वास्तविक मतलब है, जो नए कानून लागू करने का उद्देश्य है, वो यही है कि ब्रिटिश काल के जो कानून है उससे मुक्ति मिले और नए भारत में अपना कानून लोगों को पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था प्रदान कर सके, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में तेजी दिलाने में मदद कर सके। देश की 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, सम्मान और उनके संविधानदत्त अधिकारों की रक्षा करने वाली सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूर्णतया भारतीय आज से बन गई है और भारत के लोगों के बनाए हुए कानून से आप सबको न्याय मिलने वाला है। अंत में आप जनता को क्या संदेश देंगी जिनके लिए प्रशासन एक उम्मीद का साथी होता है? अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो उन्हें लगता है कि पुलिस थाने चला जाए, वहां से कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। तो नए कानूनों के लागू होने के बाद आप जनता जनार्दन को क्या संदेश देंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि नए कानून अब हमारे भारतीयों द्वारा बनाए गए हैं और भारतीयों के लिए ही हैं। नए कानूनों का मकसद है कि हर भारतीय को अपने जस्टिस मिले और बराबर जस्टिस मिले। किसी भी कम्युनिटी, कास्ट या उसके बेसिस पे नहीं, बल्कि इक्वल जस्टिस फॉर ऑल का नारा लेकर ये कानून बनाए गए हैं, उसको इंश्योर किया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नए कानूनों में जो जस्टिस का हम बात कर रहे हैं वो सबका राइट है, वो सबका हक है। उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हम इसके बारे में जागरूक बने, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करें और जो ऑर्गेनाइजेशंस जनता की सेवा के लिए बनी है, जैसे कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट्स, उनके जरिए ये जस्टिस लेने की कोशिश करें। और हम भी बाध्य हैं अपनी ड्यूटी से, हम भी इसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए कंवरदीप कौर जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सरकार की कोशिश यही है कि इन नए कानूनों से जनता का भला हो, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए, पारदर्शिता आए और जो बहुत समय से लंबित मामले चल रहे हैं उनकी रफ्तार बढ़े और न्याय लोगों तक तेजी से पहुंचे। अभी 5 महीने का ही समय बीता है। जैसे चंडीगढ़ ने एक मिसाल कायम की है, वैसे हम सबको उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा पूरा भारत नए कानूनों के तहत एक नए स्वरूप को अपनाते हुए लोगों के लिए राहत और न्याय प्रक्रिया को तेज बनाएगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे भारतीय कानून प्रणाली में नए आपराधिक कानूनों के महत्व और कार्यान्वयन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर और उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।